हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक डिस्कशन करना होगा। तो चलिए पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पहले से पता है कि अगर हम लोग किसी भी सॉलिड की बात करें तो आपको ये पहले से पता है कि कोई भी सॉलिड हो तो वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है ना। अब वो स्मॉल पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर वो आयंस भी हो सकते हैं, है ना। इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स ही बोलते हैं। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि अब जब हमें ये कंफर्म है कि हमारा जो सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड जो होता है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के ही बना होता है, तो ये हमें कंफर्म है। तो अब इसके आगे की बात ये है कि अगर हम लोग क्या करें, जो पार्टिकल्स है जो हमारे जिससे कि हमारा सॉलिड मिलकर के बना है, अगर उस पार्टिकल्स के हम लोग अरेंजमेंट को डिस्कस करें तो किसी भी सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके का हो सकता है ना। कुछ ऐसे सॉलिड्स हो सकते हैं जिनमें कि ये हो सकता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एकदम से क्या हो, एकदम से ऑर्डर्ड हो। ऑर्डर्ड होने का मतलब एक बढ़िया सा सीक्वेंस में अरेंज्ड हो। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हो सकते हैं जिनके अंदर की क्या हो कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो वो किसी फिक्स सीक्वेंस में अरेंज ना हो, बल्कि वो क्या हो, रैंडम तरीके से हो, है ना। मान लीजिए हमारे पास ये दो सॉलिड्स है, ठीक है। एक सॉलिड ऐसा है, एक ये वाला सॉलिड हमारा ऐसा है जिसके के अंदर क्या हो सकता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एकदम से अरेंज है, एकदम से फिक्स सीक्वेंस में अरेंज है। लेकिन ये हमारा जो दूसरा सॉलिड है इसमें क्या हो सकता है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर के जो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एकदम से अरेंज ना हो, बल्कि क्या हो, रैंडम तरीके से हो, है ना। एकदम से रैंडम अरेंजमेंट हो उनका, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो दो डिफरेंट तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, इसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपका एमार्फस सॉलिड, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए हो कि सॉलिड्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमार्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और एमार्फस सॉलिड की डेफिनेशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, पॉइंट वाइज एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें की क्या होता है, जिनमें की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, वेल ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, वेल ऑर्डर्ड होता है, लाइक दिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मान लीजिए ये दो तरह के पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। एक पार्टिकल्स का कलर आप मान लीजिए कि ब्लैक है और दूसरा वाला जो पार्टिकल है उसका कलर व्हाइट है। तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक व्हाइट बिल्कुल क्या है, ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। और एमार्फस सॉलिड्स कैसे सॉलिड्स होते हैं, एमार्फस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो रैंडम होता है, वो किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, रैंडम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो एटम्स ऐसे कुछ फिक्स तरीके से नहीं लगे हैं। यहाँ पे क्या है, कहीं दूर दूर भी है, कहीं पे पास है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे ब्लैक अचानक से आ गया, कहीं पे व्हाइट है, कुछ भी है, मतलब एकदम से रैंडम, ठीक है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एमार्फस सॉलिड्स। तो आई थिंक अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमें किस तरह के सॉलिड्स को बोलना है और एमार्फस सॉलिड्स हमें किस तरह के सॉलिड्स को बोलना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज को इसी में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए पॉइंट वाइज प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। अब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये जो टर्म हमें मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, अगर हम इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, नहीं ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि AB टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। ये हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये AB टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये जो सॉलिड है ये आयनिक नेचर का है। आयनिक नेचर के होने का मतलब कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आप ये मान लीजिए कि वो आयंस हैं, ठीक है। ये दो तरह के आयंस से मिलकर के बना है। एक आयन है इसका A पॉजिटिव और दूसरा आयन इसका है B नेगेटिव। इतना क्लियर कि मान लीजिए ये दो तरह के आयन से मिलकर के बना है। अब इसके आगे आप ये मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो इसका A पॉजिटिव है उस वाले पार्टिकल को, यानी कि उस वाले आयन को हम ब्लैक से शो कर रहे हैं और जो हमारा B नेगेटिव है उस वाले पार्टिकल को मान लीजिए हम लोग व्हाइट से शो कर रहे हैं, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट कैसा है, इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि एक व्हाइट के बाद एक ब्लैक लगा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए एक व्हाइट के बाद एक ब्लैक, एक व्हाइट के बाद एक ब्लैक, इस तरह से ये अरेंज्ड है, ठीक है। इतनी बात क्लियर जो मैंने अभी बोला। अब इसके आगे समझिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने ये माना कि मान लीजिए कि हमारा कोई आयनिक सॉलिड है और इसके अंदर जो आयन्स है A+ और B-, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट पे लगे हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि A के बाद B, B के बाद फिर A, फिर A के बाद B, फिर B के बाद A, इस तरह का इनका मान लीजिए अरेंजमेंट है, ठीक है। इतना क्लियर। अब इसके आगे की बात समझिए। अब इसके आगे की बात ये है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करने का मतलब ये है कि ये जो हमारा AB का अरेंजमेंट है ना, कि A के बाद B, A के बाद B, A के बाद B, A के बाद B, ये ऑर्डर जो है ना ये पूरे सॉलिड में, एंटायर सॉलिड में रिपीट होता रहेगा। यही ऑर्डर A के बाद B, A के बाद B, फिर से A के बाद B, यानी कि A के बाद B, B के बाद A, A के बाद B, B के बाद A, यही ऑर्डर एंटायर सॉलिड में, यही ऑर्डर एंटायर सॉलिड में फॉलो होता रहेगा। तो एक ही ऑर्डर का, एक ही तरह के पैटर्न का, या फिर ये कह लीजिए कि एक ही तरह के अरेंजमेंट का एंटायर सॉलिड में फॉलो होते रहना ही कहलाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज का मतलब कि लॉन्ग एरिया पर एक ही टाइप का पैटर्न का पाया जाना, है ना। यहाँ पे क्या AB, 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 AB या AB, 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 पूरे सॉलिड में, पूरे सॉलिड एंटायर सॉलिड में एक लॉन्ग रेंज में सेम पैटर्न ही आपको रिपीट होता दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि सेम पैटर्न का एंटायर सॉलिड में बार बार रिपीट होते रहने का ही मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होना। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एक ही पैटर्न कंटिन्यूअस इसमें बार बार वो रिपीट होता रहता है। ओके, अब आ जाते हैं एमार्फस सॉलिड्स में। तो एमार्फस सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब हो सकता है, अब जब आपने लॉन्ग रेंज पढ़ लिया तो शॉर्ट रेंज तो अभी आप लोग खुद से सोच चुके होंगे। आप लोग ये सोच चुके होंगे कि यहाँ पे सेम पैटर्न लगातार रिपीट हो रहा है एक लॉन्ग एरिया में, तो जरूर यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट हो रहा होगा एक शॉर्ट एरिया में, है ना। जब कोई चीज लॉन्ग एरिया में रिपीट हो रही है तो हम उसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट एरिया में रिपीट हो रही हो, सेम पैटर्न शॉर्ट एरिया में रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलेंगे। एग्जैक्टली शॉर्ट रेंज ऑर्डर का यही मतलब होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड का एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू व्हाइट के बाद वन ब्लैक है, फिर 2 व्हाइट के बाद 1 ब्लैक है, लेकिन उसके बाद चेंज हो गया, उसके बाद अरेंजमेंट चेंज हो गया, 1 व्हाइट के बाद हमें ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमार्फस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें सेम टाइप का पैटर्न,
सेम टाइप का पैटर्न एक शॉर्ट रेंज में ही है, एक शॉर्ट एरिया में ही है, लॉन्ग एरिया तक रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो एंटायर सॉलिड में वही अरेंजमेंट रिपीट होता रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, एक शॉर्ट एरिया तक ही, सिर्फ शॉर्ट एरिया तक ही एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रिपीट होता है, उसके बाद कुछ नया अरेंजमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है ना, ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और इसका हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो फिक्स होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात को भी समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हमारा, आपको सिर्फ मानना है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए कि हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको ले जा करके हीट करती हूँ, मैं इसे क्या करती हूँ, मैं इसे किसी भी मान लीजिए छोटे से कंटेनर के ऊपर रखती हूँ और नीचे से हीट प्रोवाइड करती हूँ, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री सेल्सियस पर ही ये मेल्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पिघल जाएगा। अचानक से क्या होगा, अचानक से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा एग्जैक्ट 90 डिग्री सेल्सियस में। ऐसा नहीं है कि ये 89 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा या फिर 91 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा, नहीं। शार्प मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। जितना मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है उतने में ही वो पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होता है। इसी वजह से उसका हीट ऑफ फ्यूजन की ओवरऑल कितनी हीट खर्च हो रही है उस मेल्टिंग प्रोसेस में या फिर उस फेज चेंजिंग प्रोसेस में, सॉलिड से लिक्विड में जो उसका कन्वर्जन हो रहा है, ओवरऑल कितनी हीट खर्च हो रही है, वो भी इसका फिक्स होगा। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग एमार्फस सॉलिड में। तो एमार्फस सॉलिड में मैं आपको बता दूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता और इसका कोई भी फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होता। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पे इस चीज को समझिए, एमार्फस सॉलिड में क्या होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारा कोई एमार्फस सॉलिड है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एमार्फस सॉलिड है। तो अगर मुझे इसका आप मुझसे पूछोगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये 70 to 90 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आप कहोगे ये कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, 70 to 90 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन्स की रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, इसका क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कुछ बिल्कुल शार्प नहीं होता। मतलब एमार्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, बल्कि ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शार्प था 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। कुछ भी इसका शार्प नहीं होता, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो अब 70 to 90 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है कि 70 to 90 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें क्या होगा कि आप अगर इसको आप ले जाते हो किसी स्मॉल से कंटेनर में रखते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो होगा क्या कि 60 डिग्री, जैसे मैंने आपको बोला 70 to 90 डिग्री सेल्सियस, तो 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते पहले ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होगा, फिर थोड़ा सा आप टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे तो और सॉफ्ट होगा, फिर थोड़ा सा और आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब लगेगा कि हाँ ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, इसके केस में इसकी जो मेल्टिंग होती है, मतलब एमार्फस सॉलिड्स की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं बल्कि रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे एक तरह से मेल्ट होता है। तो अब जब इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है तो फिर इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स्ड नहीं होगा, है ना। तो इसी वजह से इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स्ड नहीं होता। तो आई थिंक थर्ड पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ट्रू सॉलिड्स कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके केस में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल वेल ऑर्डर्ड होता है ना। वेल ऑर्डर्ड तरीके से इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे होते हैं।
एकदम से पास पास होता है, एकदम क्लोजली पैक्ड होता है ना। और वहां पे बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कंप्लीटली ट्रू सॉलिड होता है। लेकिन अगर हम वही एमआरफस सॉलिड की बात करें तो एमआरफस सॉलिड में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रैंडम अरेंजमेंट के होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो उतना अच्छे से, उतना बढ़िया सा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जैसे कि इसमें होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा इसके कंपेयर में, बहुत कम नहीं लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, जिसकी वजह से ये मतलब कंप्लीटली सॉलिड नहीं होते, एक तरह से ट्रू सॉलिड नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, बल्कि ये आपके सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, या फिर हम लोग इन्हें स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारे पास सॉलिड्स जो होते हैं ये आपके सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स के जैसे होते हैं, और इन्हें हम लोग स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम उसे लें और एक नाइफ से कट करें, नाइफ से कट करें, और नाइफ से कट करने के बाद जिस एरिया से वो कट हुआ है, जिस एरिया से वो कट हुआ है, जिस एरिया से आपने उसको ब्रेक किया है, उस एरिया को आप लीजिए, उसके एज को मतलब आप टच करिए, तो आपको एक स्मूथनेस फील होगी, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, अगर आप नाइफ से कट करने के बाद उसके एज को अगर आप टच करेंगे तो आपको एक स्मूथ टच मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें एमआरफस सॉलिड की, तो इनके केस में क्या होता है, इनके केस में जब हम किसी एमआरफस सॉलिड को कट करते हैं और कट करके चेक करते हैं, तो उनके केस में हमें ये देखने को मिलता है, मतलब कट करते हैं और कट करने के बाद जिस एरिया से हमने कट किया है उसी एरिया को जब हम लोग टच करते हैं तो वहां पे हमें रफनेस फील होती है, ठीक है। तो अब ऐसा होता क्यों है, क्यों यहाँ पे हमें एक स्मूथ टच मिलता है और यहाँ पे क्यों हमें एक रफ टच मिलता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन इसके पीछे ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चूंकि क्या होता है कि आपके जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एकदम से वेल अरेंज्ड होते हैं, है ना। इसी वजह से वो आपको स्मूथ टच मिलता है कट करने पर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो अरेंजमेंट मतलब वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट तो है नहीं। एमआरफस सॉलिड में रैंडम अरेंजमेंट होता है ना, कहीं पे बहुत ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कहीं थोड़ा सा कम है, कहीं गैप ज्यादा है, कहीं गैप बहुत कम है, कुछ इस तरह से चीजें होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक तरह से आपको रफ सरफेस मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो आई थिंक फिफ्थ पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, जबकि हमारे एमआरफस सॉलिड्स जो होते हैं ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये एनआइसोट्रॉपिक ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है, और जो आइसोट्रॉपिक टर्म है इसका क्या मतलब है, और ये जो एनआइसोट्रॉपिक होता है और ये आइसोट्रॉपिक होता है इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो हम पहले इस टर्म्स को समझते हैं, फिर उसके पीछे का रीजन समझते हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, तो वो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका एब्जॉर्बेंस हो, चाहे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, चाहे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो, या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड से शो करते हैं, अगर हम क्या करें उस फिजिकल प्रॉपर्टी को इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अलग अलग डायरेक्शंस में चेक करें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में इसकी वो वाली फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी वैल्यू अलग अलग दिखाई पड़ती है। इस बात को फिर से समझिए, देखिए इसको इस तरह से समझिए कि होता क्या है कि जैसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लीजिए ये हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसके इस मॉलिक्यूलर एक्सिस पर चेक किया, जैसे कि मैंने AB से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया कि इस वाले मॉलिक्यूलर एक्सिस पे चेक किया, ये या फिर आप कह सकते हो कि इस वाले डायरेक्शन पे मैंने चेक किया। तो इस वाले डायरेक्शन पर मैंने चेक किया, तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली A, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू मिली A। तो फिर इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जब मैंने
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दूसरे डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, सीडी डायरेक्शन में, या फिर ये कह लीजिए कि इस वाले सीडी मॉलिक्यूलर एक्सिस में चेक किया, तो वहां पे मुझे ये देखने को मिलता है कि वहां पे मुझे सेम ए नहीं मिल करके बल्कि कुछ और मिल रहा है। जो भी मिल रहा है मैं उसे बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये देखने को मिलता है कि किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान अलग है, दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान अलग है। तो यहाँ पे मैं एज एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले रही हूँ। इसी तरह से और भी जो इसके दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका एब्जॉर्बेंस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन सारी चीजों को भी, इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ये अलग अलग डायरेक्शंस में उसका अलग अलग मान शो करता है। यानी कि एक ही सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो किसी सॉलिड के द्वारा अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग अलग वैल्यू शो करने की ये जो टेंडेंसी है, यही कहलाती है क्या? एनाइसोट्रॉपी या फिर इसे हम लोग एनाइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आइसोट्रॉपी की बात करें तो एमार्फस सॉलिड के केस में क्या होता है? एमार्फस सॉलिड के केस में क्या होता है कि अगर हम एमार्फस सॉलिड में इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग डायरेक्शन में चेक करें, तो चाहे हम इस डायरेक्शन में चेक करें चाहे इस डायरेक्शन में चेक करें, हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर जगह बराबर ही देखने को मिलेगी। मान लीजिए हम इसका कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी ए बी डायरेक्शन में होती है उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी सी डी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें की अलग अलग डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, यानी कि ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जबकि आपके एमार्फस सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो एमार्फस सॉलिड्स आपके ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके की फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में भी सेम होती है, यानी कि ये आपके आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो आप समझ गए कि ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर का है और ये वाला आइसोट्रॉपिक नेचर का है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन हमें देखना पड़ेगा। तो रीजन ये होता है कि जैसे कि होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एकदम से वेल अरेंज्ड होते हैं, वेल ऑर्डर्ड होते हैं, है ना, वेल ऑर्डर्ड होते हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि जब हम लोग जा करके इसकी मॉलिक्यूलर एक्सिस को चेक करते हैं, डायरेक्शंस को चेक करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि किसी एक डायरेक्शन में जैसे यहाँ पर आप ए बी को ही देख लीजिए, किसी एक डायरेक्शन में ऐसा होता है कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी वाले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डार्क कलर वाला, सिर्फ ब्लैक वाला मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। और किसी दूसरे एक डायरेक्शन में ऐसा होता है कि एक ही टाइप के सारे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, और दूसरे डायरेक्शन में हम जा करके चेक करते हैं तो दोनों तरह के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या ए बी वाले में सिर्फ आपको ब्लैक वाला दिखाई पड़ रहा है, और सी डी में क्या है, ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह के पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक वाला पार्टिकल है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एब्जॉर्बेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग तरीके का होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, दो तरह के पार्टिकल्स है, व्हाइट भी है ब्लैक भी है, दो तरह के पार्टिकल्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, यानी कि एब्जॉर्बेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू सीडी डायरेक्शन में जो भी इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी वो जरूर इससे अलग होगी, क्यों, है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, और इस डायरेक्शन में दो तरह के पार्टिकल्स हैं। तो जब पार्टिकल्स दोनों डायरेक्शन में अलग अलग हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी अलग अलग होगी, है ना। लेकिन वही एमार्फस सॉलिड में क्या होता है, एमार्फस सॉलिड में तो कोई फिक्स अरेंजमेंट होता नहीं है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डर्ड, वेल ऑर्डर्ड तरीके से तो अरेंज होते नहीं है, रैंडम तरीके से अरेंज होते हैं। तो रैंडम तरीके से अरेंज होने की वजह से आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, हर जगह आपको ब्लैक व्हाइट दोनों ही दिख जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि किसी डायरेक्शन में आपको सिर्फ ब्लैक दिखेगा या किसी डायरेक्शन में सिर्फ व्हाइट दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक व्हाइट दोनों तरह के पार्टिकल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको ब्लैक व्हाइट दोनों तरह के पार्टिकल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक तरीके से ये होता है कि सभी पार्टिकल्स लगभग हर डायरेक्शंस में बराबर से मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्शन में एक ही तरह का पार्टिकल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको हर तरह की पार्टिकल्स हर डायरेक्शंस में एक ही जैसे दिख जाएंगे। तो इसी वजह से होता क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इसमें सारे डायरेक्शंस में इक्वल होती है। ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज जो है इसमें सारे डायरेक्शंस में मतलब सेम तरीके की होती है। जितना कंडक्टेंस इसमें ए बी डायरेक्शन में होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसके सी डी डायरेक्शन में भी होगा। जितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसके ए बी डायरेक्शन में है, जितना थर्मल कंडक्टेंस, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, जो भी इसका एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ए बी डायरेक्शन में है, वही वैल्यू इसकी सी डी डायरेक्शन में भी होगी। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट क्रिस्टल जो है किसी भी डायरेक्शन से आप चेक करिए फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो हर डायरेक्शन में वो सेम ही शो करेगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, सॉरी इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब बहने का गुण नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड को क्या होता है, लिक्विड है जैसे मान लीजिए वाटर ही है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी सरफेस पर गिराते हैं, मान लीजिए सरफेस पर गिराते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड जो वाटर जो है आपका वो बहने लगता है ना। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड में बहने का गुण होता है। इसी तरह से गैस में भी होता है ना, एयर में भी होता है। अब जैसे कोई गैस है किसी सिलेंडर में भरी हुई है, सिलेंडर आपका लॉक है, लेकिन जब आप सिलेंडर खोल देते हो तो क्या होती है, गैस इधर उधर फैल जाती है, बहने लगती है। लेकिन कोई सॉलिड के साथ तो ऐसा नहीं होता। अगर इस सॉलिड को मैं सरफेस पे गिराऊं तो ये तो नहीं बहेगा, है ना। तो जो बहने का गुण होता है, जो जहां तक बहने के गुण की बात करें यानी कि फ्लूइडिटी की बात करें, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के सारे पार्टिकल्स, सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, एकदम टाइटली बाउंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसमें ये बहने का गुण नहीं होता। लेकिन वही हम एमार्फस सॉलिड की बात करें तो आपको पता है कि एमार्फस सॉलिड्स जो होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं, है ना। ये क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। तो इसीलिए इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं, वाटर के जैसा नहीं, बाकी लिक्विड के जैसा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा इसमें फ्लूइडिटी का भी गुण होता है, फ्लूइडिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम लोग ग्लास की बात कर ले तो होता है क्या, जैसे विंडोज में क्या होता है, विंडोज में जो कांच लगे हुए होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो होता क्या है कि जैसे कांच लगे हैं विंडोज में, तो अगर उसे बहुत सालों बाद देखा जाए, 100-150 साल बाद देखा जाए, तो होता क्या है कि जो भी जितनी भी मोटाई का कांच लगा था, मान लीजिए जब आपने इनिशियली लगाया था विंडो में, आपने ग्लास लगाया था, तो हुआ क्या था कि आपने हर तरफ एक बराबर ही, इसकी हर तरफ एक बराबर ही एक मोटाई ले रखी थी। लेकिन अगर आप बहुत सालों के बाद देखोगे तो ये जो ऊपर का एरिया है ना, ये जो ऊपर का एरिया है, यहाँ पे कुछ हद तक वो थोड़ा सा पतलापन आ जाएगा उसमें, यहाँ पे कांच थोड़े से पतले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे के एरिया में क्या होगा, कांच थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो जो आपका कांच होता है वो आपका एक तरह का एमार्फस सॉलिड होता है। एक्चुअल में वो ट्रू सॉलिड नहीं होता बल्कि सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। इसी वजह से उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, और उसी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी के होने की वजह से बहुत फास्ट नहीं पर धीरे धीरे वो अपना क्या करता रहता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकता रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर का जो एरिया रहता है वो थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा, और जो कांच के नीचे का हिस्सा है, वो जो नीचे का हिस्सा है, जो आपके विंडो के नीचे वाला पार्ट है, वहां पे आपको कांच थोड़ा सा मोटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, क्या क्या है, NaCl है, क्वार्ट्ज है। और अगर हम लोग वहीं पे एमार्फस सॉलिड की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो आपका इसका एग्जांपल है रबर, ग्लास एंड लिक्विड्स ऑफ सम प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।